वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है? विकल्प दे रखे हैं, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। बी कह रहा है कि ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। विकल्प डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। और सभी साथियों को जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देना है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर भी कर देना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, सर्दियों में जो आप लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ये आपके जो होते हैं ऊनी वस्त्र, इनके जो रेशे होते हैं, इन्हीं के बीच में जो होते हैं वो आपकी वायु फंस जाती है, जिसके कारण ये वायु जो होती है वो बाहर की जो हवा होती है वो अंदर नहीं आ पाती है, जो कि आपका एक वायु ऊष्मा रोधी है ना। तो विकल्प सी जो होगा आपका वो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है, जो कि वायु आपकी है वो एक ऊष्मारोधी है। यानी कि विकल्प सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, उनका नाम क्या है ना। तो आपको उनका नाम बताना है। विकल्प दे रखे हैं, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, संतोष यादव। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला है ना जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, वो है आपकी बछेंद्री पाल। यानी कि विकल्प बी जो है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और आपके विकल्प दे रखे हैं कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। डी कह रहा है कि इस वृक्ष की जड़ें वायु की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती हैं जब तक जड़ ना पहुंच जाए, है ना। ई कह रहा है कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। और आपको सही कथन का चुनाव करना है कि आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में, तो कह रहा है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। तो देखिए, ये कथन जो है आपका एकदम सही दे रखा है। और कह रहा है बी कि यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो देखिए, ये विकल्प आपका नहीं होगा। सी कह रहा है कि इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो वे पाइप से जल निकाल करके पीते हैं। ये विकल्प भी आपका सही है। डी कह रहा है कि इस वृक्ष की जड़ें जो हैं वो वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर चली जाती हैं जब तक कि जड़ नीचे ना पहुंच जाए। ये भी बिल्कुल आपकी सही है। ई कह रहा है कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो देखिए, ये बात आपकी गलत हो जाएगी ना। अगर हम बात करते हैं सही कथन के चुनाव की, तो इसमें आपका ए, सी और जो डी विकल्प है ये एकदम सही है। यानी कि तीसरा वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे कि एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर के दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों का जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, नाचते हैं। इस नाच का नाम क्या है तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं। तो आपको बताना है कि ये नृत्य कौन सा है और किस राज्य में किया जाता है। और आपके विकल्प दे रखे हैं, तोरंग मिजोरम, कुडुक झारखंड, कथकली केरल, चेराव मिजोरम, है ना। तो सभी साथियों को आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और इसी के साथ सभी को सेशन एक बार शेयर कर देना है और लाइक भी कर देना है। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एक ऐसा नाच जो कि आपका जमीन पर बांस की डंडियों के सहारे किया जाता है, तो ये जो है आपका ये चेराव है। यानी कि ये मिजोरम राज्य का एक नृत्य है। यानी कि विकल्प डी जो होगा वो एकदम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं तोरंग की, तो तोरंग आपका झारखंड के जंगल कहलाते हैं। बात करते हैं अगर कुडुक की, तो जो आपका कुडुक है वो झारखंड के स्थानीय लोगों की भाषा है।
वहीं बात करते हैं केरल की, तो केरल जो है वो वहाँ का जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है वो केरल में किया जाता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बांस के पुल का प्रयोग यातायात के लिए किस राज्य में किया जाता है? विकल्प दे रखे हैं असम, झारखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बांस का पुल का जो प्रयोग है आपका वो यातायात के लिए जो असम राज्य के स्थानीय निवासी हैं वो वहाँ पर करते हैं, यानी कि विकल्प ए जो है वो एकदम सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन रही थी? तो आपको बताना है जो सुनीता विलियम थी ये अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही थी। विकल्प दे रखे हैं 185 दिन, 175 दिन, 189 दिन या फिर 195 दिन। सभी जल्दी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स की, तो ये जो है आपकी ये अंतरिक्ष में 195 दिन तक रही थी, यानी कि विकल्प डी जो है आपका वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम सुनीता विलियम की बात करते हैं तो ये भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ये दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी, भारतीय मूल की वो भी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हमारे देश में ऐसे गाँव हैं जहाँ के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होने चाहिए, यानी कि ये जो गांव है वो किस राज्य में बने होने चाहिए? विकल्प दे रखे हैं तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर केरल। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका असम, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए असम के ही अंदर जो है वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बाढ़ आने की संभावना रहती है, जिस वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो बांस के खंभों पर ही अपना घर बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर आपको सही कथन चुनना है। कह रहा है कि यह दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। सी कह रहा है कि दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, या फिर ये दोनों ही फेस्टिवल जो हैं वो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। सभी साथी आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो आपका प्रसिद्ध त्यौहार होली और दीपावली है आपका, तो ये जो है आपकी जो दिवाली होती है ये आपके अमावस्या के दिन मनाई जाती है, वहीं जो आपकी होली होती है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, यानी कि विकल्प सी में देखिए ये आपका दे रखा है कि दीपावली अमावस्या को तथा होली जो है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। और इनसे रिलेटेड यानी कि फेस्टिवल से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन सीटेड हर बार पूछता है, तो इसलिए आपको जो है वो फेस्टिवल के बारे में किस दिन पढ़ते हैं वो भी आपकी जो तिथियां होती हैं उनके अनुसार आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपने नहीं याद किया तो आपको एक नंबर आपका मिस हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर किस चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। विकल्प दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल या फिर नाइट्रोजन, है ना। सभी साथियों को आंसर कर देना है जल्दी से कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया चलती है आपकी, इसके अंदर कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है ना। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की साइकिल होती है इसके अंदर जो आपका नाइट्रोजन है वो यूज़ नहीं किया जाता है, बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और इसी के साथ जो आपका वाटर होता है इन सभी का यूज़ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। और जो 5वीं की पुस्तक है आपकी यह है आपकी EVS की पुस्तक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। विकल्प दे रखे उसी से ठंडा उसी से गर्म, मच्छरों की दावत, बूंद बूंद दरिया दरिया या फिर चला काफिला। तो सभी साथियों को आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जिसने NCERT पढ़ी होगी उसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कर देंगे
इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर नहीं करते ना, ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। देखिए, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं करेंगे तो फिर और भी बच्चों को बेनिफिट कैसे मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लोगों तक शेयर करिए। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो 5वीं की पुस्तक है उसके अंदर जो चैप्टर 5 दे रखा है वो है आपका उसी से ठंडा और उसी से गर्म, यानी कि विकल्प ए जो है वो एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि उस क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य क्रियाकलापों से भिन्न है। तो देखिए नीचे आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये इनमें से भिन्न क्यों हैं। विकल्प दे रखे हैं चाय बनाना, तैरना, आटा गूंथना या फिर कंघी करना, है ना। तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो देखिए बात हुई है यहाँ पे चाय बनाने की। तो देखिए चाय बनाना ये जो है ये आपका पानी के द्वारा ही आपकी चाय बनाई जाती है ना। पानी, दूध, चीनी और चाय पत्ती मिला करके तभी तो आप लोग चाय बनाते हैं। कह रहा है तैरना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो आपका तैरना एक प्रक्रिया है, ये भी आपकी पानी में जा करके आप लोग तैरते हैं, तो सभी को पता होगा। सी कह रहा है कि आटा गूंथना, तो आटा भी जो है वो आपका पानी से गूंथा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बचा क्या है, कंघी करना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कंघी भी जो है वो पानी लगा के कर लेते हो, तो देखिए ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि विकल्प डी जो आपका दे रखा है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि जो आपकी कंघी करना होती है वो पानी लगा करके नहीं की जाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों के द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, है ना। और इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं, एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ देते हैं, खरपतवार को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, खरपतवार की राख खाद के रूप में प्रयोग की जाती है, या फिर जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसमें बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जब बात आती है आपकी झूम खेती, तो ये जो है आपकी ये पहाड़ों पर की जाने वाली एक प्रकार की खेती है। तो इसमें ए में कह रहा है कि एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ देते हैं, तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और बी कह रहे खरपतवार को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, तो देखिए ये आपका नहीं होगा। सी कह रहा है कि खरपतवार की राख खाद के रूप में यूज़ की जाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, तो देखिए पहाड़ों की ज़मीन उसे आप कहाँ से जोत लेंगे, है ना। तो पहाड़ों पर थोड़ी ना ज़मीन जोती जाती है। तो इसका जो विकल्प ए और सी दे रखा है यानी कि तीसरा वाला वो जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। विकल्प दे रखे हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। सभी साथियों को आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कि आपका जो कुचिपुड़ी ये आपका बता दें हम, ये शास्त्रीय नृत्य होता है। तो आपको बताना है ये किस राज्य के लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जल्दी से आंसर करिए आप सभी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य की, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश ये जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की जो कलमकारी चित्रकला है वो भी काफ़ी फेमस है, जो कि आपका एनसीईआरटी में चित्रकला से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नृत्य से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये सब भी आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं सारे ही नृत्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस की शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी। यानी कि जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उन बच्चों का शिक्षण कैसे किया जाएगा, वो भी ऑनलाइन कक्षाओं में, है ना। तो विकल्प आपके इसमें दे रखे हैं कि ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, आवाज़ में संदेश साझा करके, ठोस अनुभवों का उपयोग करके। तो जल्दी से आप सभी साथियों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए।
तो देखिए, जब बात होती है ऑनलाइन कक्षाओं की, जो अवधि होती है उसके अंदर जो एक ईवीएस की शिक्षिका होती है, वो भी जब उसे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का शिक्षण करना हो तो वो क्या करेगी, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करेगी, क्योंकि देखिए उन्हें दिखाई नहीं देता है ना, तो वो जब ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करेगी तभी वो बच्चे सुन करके उन चीज़ों को सीख पाएंगे, है ना। तो ये आपका बिल्कुल विकल्प सही है। भी कह रहा है कि सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब अगर सहपाठी के साथ में अगर वो लोग इंटरेक्ट होंगे तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। सी कह रहा है कि आवाज़ में संदेश साझा करके, तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है कि जब आप आवाज़ या फिर किसी चीज़ों के माध्यम से अगर उन्हें बताएंगे बोल करके, तो बच्चे जो है वो एकदम सीख पाएंगे, है ना, क्योंकि वो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, वो किसी चीज़ को देख करके थोड़ी ना सीख पाएंगे। तो ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। डी कह रहा है कि ठोस अनुभवों का उपयोग करके, तो देखिए ठोस अनुभवों का उपयोग वो होता है जब आप किसी चीज़ को देख करके उस चीज़ को एब्जॉर्व करेंगे तो वो आपके ठोस अनुभव कहलाते हैं ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है ठोस अनुभवों के बारे में, कि जिन चीज़ों को आप देख करके समझते हैं वो आपके ठोस अनुभव कहलाते हैं। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो उसके लिए ठोस अनुभव कोई मायने ही नहीं रखेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, क्वेश्चन नंबर 14 के सही आंसर की बात करते हैं, तो इसका विकल्प जो दूसरा दे रखा है ए, बी और सी, ये एकदम सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका पुदुचेरी है, इसका कौन सा जिला अरब सागर के तट पर स्थित है। और आपके विकल्प दे रखे हैं यनम, कराईकल, पुदुचेरी, माहे। सभी को जल्दी से आंसर कर देना है कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, इसका कौन सा जिला वो अरब सागर के तट से लगता है। जल्दी से आंसर करिए आप लोग। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पुदुचेरी का जो जिला है आपका, वो है माहे जिला, जो कि आपका अरब सागर के तट पर स्थित है, यानी कि विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, उनको उचित क्रम में आपको लगाना है, जो कि उचित क्रम में है नहीं और आपको उचित क्रम में लगाना है। तो विकल्प आपके दे रखे हैं इसमें कि खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, या फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, या फिर प्याज को उखाड़ना, है ना। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और देखिए सीटेट जो है आपका वो क्रम से लगाने वाला एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है, इसलिए आप लोगों को क्रम से लगाने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दे करके उसमें जो है वो विकल्प को टिक करना पड़ेगा और उन चीज़ों को देखना भी पड़ेगा सही से, है ना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए चलिए इसकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो इसमें एक प्याज की खेती दे रखी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि वहाँ पर गुड़ाई की जाती है ना, तो यानी कि विकल्प बी जो है आपका वो पहला आ जाएगा। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ में। तो देखिए पहले में बी दे रखा है और चौथे में बी दे रखा है, बाकी ना ही 2 में दे रखा है ना ही तीसरे में दे रखा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब गुड़ाई करने के बाद हमें क्या करना है, गुड़ाई करने के बाद हम बीज बोते हैं, है ना, तो सी आ जाएगा आपका, यानी कि दोनों में ही दे रखा है। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका बीज बोना, गुड़ाई करने के बाद बीज बोया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, खरपतवार हटाते हैं, यानी कि जितने भी वहाँ वेस्टेज जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उन सभी को हटाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, यानी कि ए जो है आपका वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन तो आपका चला गया है ना, बचा गया आपका चौथा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका क्रम भी देख लेते हैं साथ में। तो तीसरे नंबर पे आपका है खरपतवार हटाना, उसके बाद क्या कहता है कि प्याज को उखाड़ना, है ना, तो प्याज को उखाड़ देंगे। फिर क्या कह रहा है डी में कि प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, है ना। जब आपका प्याज की जो पत्तियां सूख जाएंगी तो आपका प्याज बन करके रेडी हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो इसका सही क्रम है और आप लोगों को देख लेना है अच्छे से। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की चित्रकला है। और आपके विकल्प दे रखे हैं इसमें उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, है ना। सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो आपके पट्टचित्र की कला है, ये जो है आपकी उड़ीसा राज्य की चित्रकला है, यानी कि विकल्प ए जो है वो एकदम सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। और आपको बताना है ये कौन सा जानवर है। विकल्प दे रखे स्लॉथ, कुत्ता, बाघ या फिर लंगूर। तो देखिए जो आपका जंतु है यानी कि स्लॉथ तो आपका होगा नहीं जो अपने कानों को अलग अलग डायरेक्शन में अधिक घुमा ले, है ना, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। बी कह रहा है कुत्ता, कुत्ता भी नहीं घुमाता है। बचा कौन? बाघ। तो ये एकदम सही बात है आपकी, यानी कि विकल्प सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ना ही आपका डी होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बाघ के बारे में, तो बाघ के बारे में और भी आपका दे रखा है एनसीईआरटी में कि जो आपके बाघ होते हैं ये मानव से 6 गुना तक बेहतर देख पाते हैं। और इसी के साथ अगर हम इनके दहाड़ की बात करते हैं तो इनकी दहाड़ जो है आपकी वो आप लोग 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में, जो आपका बाघ परियोजना थी ये कब आई थी, तो अगर हम बात करते हैं बाघ परियोजना की यानी कि आपका टाइगर प्रोजेक्ट की, तो ये जब आया था आपका, ये आया था 1 अप्रैल 1973 को, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना, हो सकता है सीटेट जो आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ईवीएस अध्यापक में अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया है और आपको बताना है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। यानी कि एक जो ईवीएस का टीचर है उसने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर पे एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया है, तो उसमें आपको ये बताना है कि सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप इन विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। कह रहा है कि चित्र के साथ चार्ट तैयार करना। तो देखिए चित्र के साथ चार्ट तैयार करने का तो कोई मतलब नहीं है, ये कोई क्रियाकलाप थोड़ी ना होगा, तो ये आपका हट जाएगा। बी कह रहा है मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जब आप मूंग को बो देंगे कहीं पर तो उसका जो अंकुरण होगा वो आपको पता चलेगा, आप उन चीज़ों को देख पाएंगे, तो ये एक तरह से क्रियाकलाप ही होगा ना। कह रहा है कि बीज को गमले में लगाना, तो बीज को गमले में लगा देने से कुछ नहीं होता है ना, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। डी कह रहा है कि वीडियो क्लिप दिखाना, वीडियो क्लिप से भी कुछ नहीं होता, सिर्फ बच्चा देख करके मज़े ले लेगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि विकल्प बी जो होगा वो एकदम सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सान्या हाल ही में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई है, लेकिन उन्हें सर्दी और खांसी हो गई है, अब उनकी नाक बह रही है, तो उन्होंने अपनी माँ को बुलाया जो उसे कुछ प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके एक हर्बल चाय बनाने की सलाह देती हैं और आपको बताना है कि वो कौन सा आपका विकल्प होगा जो सान्या के लिए सबसे अच्छा होगा। विकल्प दे रखे हैं नीम, पुदीना, गुड़, हींग, तुलसी और शहद, नीम, तुलसी, पीपल, तुलसी, हल्दी और अदरक। तो जल्दी से बता देना है कि जो आपकी हर्बल चाय होती है वो किस चीज़ से तैयार होगी। जल्दी से आंसर करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपके हर्बल चाय की, तो देखिए नीम तो होगी नहीं आपकी ना, ये तो इतनी कड़वी होती है, तो इसकी आप चाय क्या बना के पियेंगे ना, तो ये तो होगी नहीं आपकी। भी कह रहा है कि हींग, तुलसी और शहद। तो देखिए हींग थोड़ी ना उसमें डाल देंगे चाय में, कहीं हींग पड़ती है, हींग तो नहीं पड़ती, लेकिन आपका तुलसी और शहद आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सी कह रहा है कि नीम, तुलसी और पीपल। तो क्या आप चाय में नीम और तुलसी, तो ठीक है तुलसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीपल भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। डी में कह रहा है कि तुलसी, हल्दी और अदरक। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, एक जो हर्बल चाय होती है उसमें आप तुलसी को भी यूज़ कर सकते हैं, इसी के साथ आप टर्मरिक को भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आपका जिंजर होती है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। और विकल्प दे रखे गुड़, बंद गोभी, आंवला, पालक, प्याज, टमाटर, पालक, गुड़, आंवला या फिर आंवला, टमाटर और पालक। सभी साथी जल्दी से आंसर करिए। और इसी के साथ अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जिस समूह में लौह प्रचुर मात्रा में है, तो चलिए उसको देखते हैं। कह रहा है कि गुड़, बंद गोभी, आंवला। तो देखिए बंद गोभी में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा नहीं होती है। बी कह रहा है कि पालक, प्याज, टमाटर। तो ना ही आपका प्याज में होती है और ना ही टमाटर में होती है।
सी कह रहा है कि पालक, गुड़, आंवला। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि आंवला, टमाटर और पालक। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि कह रहा है कि क्या यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह आसानी से उपलब्ध होता है या फिर यह सबसे सस्ता है। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, किस लिए? तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प जो ए है, यानी कि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए इसमें सामुदायिक संसाधन की बात कर रहा है। तो समुदाय का मतलब ही यही होता है कि आपका अपना परिवेश और आपका खुद का जो वातावरण होगा और जो आपके समुदाय के सदस्य होंगे, उन चीज़ों के माध्यम से ही आप जो कुछ भी सीखते हैं वो आपका ईवीएस का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है, जो कि आपका सीखने के सबसे ज़्यादा अवसर प्रदान करता है ना। तो ये बात आपकी एकदम सही है। बाकी विकल्प आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आसानी से उपलब्ध होते हैं और ना ही ये सबसे सस्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्या कह रहा है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया है। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, यानी कि वो किस नदी को पार नहीं करेगा। विकल्प दे रखे हैं गोदावरी, कृष्णा, गंगा, नर्मदा। जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो देखिए ये जो आपका गुरप्रीत है ये नई दिल्ली से कहाँ गया है, चेन्नई, वो भी ट्रेन से। तो इसमें क्या दे रखा है, गोदावरी। तो देखिए ये गोदावरी से गुजरेगा। बी कह रहा है कृष्णा, तो देखिए ये कृष्णा नदी से भी गुजर जाएगा। सी कह रहा है गंगा, तो गंगा से नहीं गुजर पाएगा, है ना। तो यही जो होगा आपका वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये नर्मदा से भी गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार का वस्त्र बुनते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पोचमपल्ली, है ना। तो ये जो है ये शहर जो जहाँ पर सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं, ये किस राज्य का भाग है। विकल्प दे रखे हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पोचमपल्ली शहर की, तो ये जो है आपका ये तेलंगाना में पड़ता है, यानी कि विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपकी जो पोचमपल्ली की साड़ियाँ होती हैं वो भी यहाँ की फेमस साड़ियाँ मानी जाती हैं। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है कि ईवीएस की अध्यापिका ने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा है। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। विकल्प दे रखे हैं कि छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है ना, वो ऐसा कहाँ करने दे रहा है। ये तो जब संरक्षण करने की बात आएगी तब आपका ये विकल्प सही होगा। बी कह रहा है कि पक्षियों की जातियाँ और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो टीचर जो है वो क्लास 3 के बच्चों को यही प्रोजेक्ट दिया है कि आप खुले में या फिर छत पर वहाँ पर एक कटोरे में किसी अन्य को रख दीजिए या किसी बीज को रख दीजिए। उसके बाद एक शीट आपको तैयार करने के लिए उसने कहा है, और उसके अंदर वो भोजन को खाने को लेकर के बात कर रही थी ना। तो यहाँ पर जो है वो आप पक्षियों की आदत को यहाँ पर देख पाएंगे और उनका अवलोकन कर पाएंगे, है ना। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी कह रहा है कि जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो देखिए सहानुभूति की कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, और ना ही छात्रों को घर में व्यस्त रखने के लिए यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि विकल्प बी जो होगा वो एकदम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।